वेलकम बैक वंस अगेन इन सबका सितारा। बहुत बहुत खुशामदीद जिन लोगों ने खासकर हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। और जो ये सेगमेंट है ये खासकर हमने ख़वातीन के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया है। बहुत ही प्यारी सी मेहमान हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अगर आज से 2-2.5 साल पहले इनसे मेरी मुलाकात होती तो इनका तारुफ कुछ और होता, लेकिन आज एज ए डॉक्टर हमने इनको इन्वाइट किया है। मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप इनको पहले देख चुके हैं। बहुत अच्छा काम करती रहीं, बहुत अच्छे इन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए और अब ये मेडिकल की फील्ड से जनाब वाबस्ता हैं और लोगों को खूबसूरत बनाने का जो गुर है वो इनसे बेहतर और कौन जान सकता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कनीज़ ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जो क्या मसरूफियात हैं आजकल? आजकल जस्ट क्लिनिक क्लिनिक क्लिनिक, दैट्स इट। माय लाइफ इज ऑल अबाउट मरीज नाउ। काम हो रहा है एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। अच्छा, बड़ी मज़ेदार जर्नी आपकी रही है। मैंने मुख्तलिफ टीवी शोज़ पर आपके इंटरव्यूज़ भी देखे, गुफ्तगू भी सुनी और वैसे भी आपके प्रोजेक्ट्स वी ऑल नो। बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आई गेस के हर इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम होता है या शायद कुछ लोग चूज़न होते हैं पहले से। वेल, टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली हर एक की लाइफ में आता है। वो कब आ रहा है? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, अ लॉट ऑफ पीपल नाउ नो कि सितंबर 21 व्हेन माय मॉम पास्ड अवे ड्यू टू कोविड। तो वो फेज था जब ट्रांसफॉर्मेशन कर दी टोटली, मेरी पूरी लाइफ मतलब चेंज कर दी। अच्छा, वो क्या लम्हा था? वो क्या वन फाइन डे बैठी हुई थी, सोचा, क्या थॉट जहन में आई कि जिसने आपकी ज़िंदगी बदल के रख दी? इट वॉज एन इवेंट ऑफ लाइक 26 days, मतलब 26 दिन जब माई मॉम वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू कोविड और सैचुरेशन अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखना, ज़िंदगी और मौत के बीच में वो लड़ाई। उस टाइम पे पैसा भी काम नहीं आता, नथिंग, मतलब यू कैन नॉट सेव। और इस प्रोफेशन में होते हुए भी, इस प्रोफेशन में होते हुए एग्जैक्टली, मतलब उस टाइम पे कुछ काम नहीं आता। उस टाइम पे आपको सिर्फ अल्लाह याद आता है। तो जब तकलीफ में आपको अल्लाह याद आ रहा होता है तो आई गेस। लेकिन आपने अपनी उस प्रोफेशनल लाइफ को मीडिया को ही क्यों गुड बाय किया? क्या आपको लगता था कि क्या गलत है मीडिया में? अगर आप अब अच्छे से काम कर रहे हो, ऑनेस्ट होके काम कर रहे हो, अपनी शराइत पर काम कर रहे हो, तो क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए? और मीडिया छोड़ने का मेजर कंसर्न वॉज बिकॉज आई ट्रांसफॉर्म्ड हिजाब इनटू हिजाब। अगर हिजाब में एक्सेप्टेंस हो तो आई गेस अ लॉट ऑफ हिजाबी गर्ल्स वुड लव टू बी पार्ट ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, बट अनफॉर्चुनेटली हिजाबीज आर नॉट एक्सेप्टेड इन मीडिया इंडस्ट्री, मेन स्ट्रीम ड्रामाज में। बट मॉडलिंग में फिर भी हिजाब एंड अबाया सूट में मॉडल्स आ चुकी हैं हिजाबीज। नॉर्मली ड्रामा इंडस्ट्री में एज अ हिजाबी कोई एक्ट्रेस नहीं है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता। सो दैट वाज द ओनली कंसर्न कि एक तो आप हिजाब को नहीं कैरी ऑन कर सकते। मीडिया में बुराई नहीं है, मीडिया इज़ गुड, अगर उसको प्रॉपर एक लिमिटेशंस के साथ पोर्ट्रे किया जाए तो आई हैव नो इशू इन वर्किंग, अगर ऐसे एक्सेप्ट किया जाए। जब आपने ये डिसीजन लिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फैसला किया, और आई एम श्योर आप एक बहुत रफ पैथ से भी अपनी लाइफ की गुजरी होंगी, क्योंकि इंसान बहुत पेन में होता है ना, बहुत तकलीफ में होता है जब वो इस तरह के बड़े फैसले करने की ज़रूरत रखता है और वो सोच लेता है और उसको कंटिन्यू भी करता है। तो जब आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी और आपने ये फ़ैसला कर लिया और सबको बता दिया, तो फिर जो आसपास के लोग थे, जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग थे या जो भी करीबी रिलेटिव्स थे, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया या कहा कि नहीं गलत फ़ैसला कर रही हो, नाम बन रहा है, काम कर रही हो, अच्छी अर्निंग है, ठीक प्रोफेशन है? उस चीज़ को कैसे, आई एम श्योर कि वो भी एक कंफ्यूजिंग टाइम आता है कि अच्छा मैंने ये फ़ैसला ठीक किया या गलत हो गया। सो वो फीडबैक क्या जब मैंने व्हेन आई लेफ्ट शोबिज़ था, उस टाइम पे मैं पीटीवी का ऑन गोइंग शो होस्ट कर रही थी। तो मैंने ऑन गोइंग शो छोड़ा था। तो बहुत सा क्रिटिसिज्म भी मुझे फेस करना पड़ा। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये क्या डिसीजन है, क्यों छोड़ रही हो, कंटिन्यू करो लाइफ में, आई नो अभी गम में है, 1-2 महीने ऐसे रहेगी, ट्रांसफॉर्म रहेगी, उसके बाद शी विल गेट बैक इनटू लाइफ। बट मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इट वाज नॉट टाइम लिमिटेड। जब एक डिसीजन ले लिया था मैंने तो दैट वाज फॉर श्योर, बिकॉज आई ज्वाइंड रहमान राहिमीन अकेडमी। नजम शराज वाज माय मेंटोर। तो नजम भाई ने मुझे जिस तरह से कुरान की तरफ रजू करवाया, एंड जो चीज़ मिसिंग थी मेरी लाइफ में, द पीस,
वो मुझे कुरान के थ्रू मिली। और उसके बाद आई गेस आफ्टर नाउ इट्स बीन लाइक 2 years नाउ, अब पीपल आर वेरी कन्फाइंड के शी इज़ नॉट गेटिंग दैट। अच्छा, मैंने आपका पढ़ा भी, आपको देखा भी, जब आपने पहली बार जिक्र किया कि पहली बार ज़िंदगी में आपने कुरान को समझ कर पढ़ा। अच्छा, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है, अक्सर लोग शायद इससे इत्तेफाक नहीं करें, मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में या अदर देन दैट मैं कुरान पाक को उर्दू में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूँ। यू नो, अरबिक में तो हमने पढ़ा हुआ है, हमें पढ़ना आता है और हम सवाब के लिए इसको करते भी हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किताब हमें क्या सिखा रही है। और ट्रस्ट मी कि रिलीजियस होने के साथ साथ, मज़हब को, दीन को समझने के साथ साथ जो ज़िंदगी गुजारना है, ये किताब हमें वो कितनी खूबसूरती से, हमें मायूस नहीं होना ज़िंदगी में, हमारा मज़हब आगे बढ़ते रहना है। इट गिव्स मी जस्ट गूज़बम्प्स के कितनी खूबसूरत बात है। काश हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। और आपको इसके लिए, अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं भी करते हैं या किसी की सरपरस्ती में नहीं भी आते हैं, आपको सिर्फ घर में 10 मिनट बैठकर अगर आप सिर्फ एक सफ़ा ही पढ़ लें, उसको समझ लें, तो आई गेस कि हमारा ज़िंदगी में बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अब अगर आप नहीं कुरान खोल के पढ़ सकते, आप उसको ऑनलाइन ऐप में पढ़ सकते हैं। 24 आवर्स मोबाइल हाथ में है। हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल अगर करते हैं तो वी कैन इवन गो थ्रू मोबाइल ऐप्स, कुरान एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब है, यू कैन सर्च, आप उसकी प्रॉपर तशरीह पढ़ सकते हैं। क्योंकि ठीक है, सवाब के लिए पढ़ लिया, ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने अरबी में पढ़ा है, ओके फाइन, सवाब मिल गया, बख्शिश हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपको पता भी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं? तो मतलब सही बख्शिश तो तभी है जब आप समझ के पढ़ रहे हैं कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। एक बहुत ही छोटी सी बुक है और उसको कैरी करना भी बड़ा आसान है। उसमें कुरान पाक की सारी, हम देखें ना, हम गूगल पे जाते हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हैं, या मेरे बचपन में डिफरेंट छोटी छोटी बुक्स आया करती थी जिसमें कोटेशंस हुआ करती थी। तो वो एक मेरे पास मेरी अम्मी ने मुझे वो तोहफे के तौर पे दी थी जब मेरी शादी हुई थी। उसमें कुरान पाक का अरबिक, उर्दू एंड इंग्लिश उसमें कोटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि और तुम वही ज़िंदगी में हासिल करोगे जिस चीज़ का गुमान करोगे। तो इस तरह की जब आप कोर्स देखते हैं और वो इतनी मोटिवेशनल बातें होती हैं कि समटाइम ऐसी नज़र से चीज़ गुजरती है जो आपको कुछ वक्त के लिए हैरत में मुब्तला कर देती है। सो वो मैंने अपने बेड साइड पे रखी हुई है, मैं अक्सर उसको देखती हूँ, गो थ्रू करती हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। दूसरी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हमने अपने घरों में कुरान पाक को इतना ऊंचाई पर रख दिया है कि हमारा हाथ ही वहाँ तक नहीं पहुँचता, और सिर्फ रमज़ान में कुरान को खोला। एग्जैक्टली, हम सिर्फ 1 महीने के लिए होते हैं मुसलमान, बड़े दुख की ये बात है। तो कुरान पाक को उस जगह पर रखें जहाँ तक आपकी रसाई भी हो सके, आपको इतना दिक्कत ना उठानी पड़े, इतनी तकलीफ ना करनी पड़े, आप इजीली वज़ू करें और उसको पढ़ के आप देखें और एक ऐसा सुकून मिलता है उससे, एक ऐसा चैन आता है कि क्या ही बात है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब ज़रा बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की। ख़वातीन को आप बनाती हैं खूबसूरत और बनाओ सिंगार, अभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है यंग गर्ल्स में भी, ख़वातीन में भी, दो के शौक़ तो मेरे ख्याल से हर उम्र में और हर ज़माने में ख़वातीन को बनाओ सिंगार का रहा होगा, लेकिन जितने प्रोसीजर्स आ गए हुए हैं अभी आजकल, और अच्छे बुरे ज़्यादा कम कीमत पर हर गली में, हर बड़ी जगह पर हमें सैलून्स और ट्रीटमेंट्स और नज़र आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने चेहरे भी ख़राब कर लिए हैं, क्या कहेंगी? वेल, अब ये मेजरली इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया ने सबको इंस्पायर किया है। ठीक है, अब लोग जो देखते हैं मीडिया में उनको वैसा बनना होता है। इन रियलिटी जो पिक्चर क्लाइंट्स हमारे पास लेकर आते हैं, उस पिक्चर पे बहुत से फिल्टर्स होते हैं। उस फिल्टर के पीछे क्या शक्ल है वो पेशेंट्स नहीं देख सकते। तो अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं कि जी हमें ऐसे होंठ चाहिए, ऐसे होंठ बना दें। आई मीन आपकी जो नेचुरल एनाटमी है लिप्स की, वो वैसी ही रहेगी। आप खूबसूरत हैं, लेकिन हम आपकी खूबसूरती को सिर्फ इन्हांस कर सकते हैं उसको। तो ये अवेयरनेस सोशल मीडिया से जो है फैली है। और आपकी बात जो कि डिजास्टर हो रहा है, वो कब होता है, वो क्यों होता है और किन के साथ हो रहा है? अनएक्सपीरियंस हैंड्स में जब लोग जाएंगे, आजकल हर गली में सैलून्स में भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हो रहे हैं, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, और एंड पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि जो बंदी या बंदा आपका प्रोसीजर कर रहा है वो डॉक्टर है भी कि नहीं।
तो सबसे यही कहना है कि whenever you are going to some place, प्लीज़ होमवर्क करके जाएं कि आप जिससे काम करवाने जा रहे हैं क्या वो वाकई में डॉक्टर है। मुझे ये बताएं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं आपके, एक तो मैं आपसे भी पूछूंगी, सवाल मेरा भी है, और बहुत ज़्यादा इस फील्ड के डॉक्टर्स से जो एस्थेटिक्स हैं उनसे आपका इंटरेक्शन भी रहता है। अगर डॉक्टर्स ये प्रोसीजर्स करवाते हैं, हाँ एग्जैक्टली करवाते हैं, और ये रिस्की कब होता है? ओवरडू ऑफ एनीथिंग इज, क्योंकि अक्सर मैं जब देखती हूँ कि जब हम किसी जाते हैं हेयर फॉल के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो मैं देखती हूँ वो डॉक्टर साहब के अपने बाल नहीं होते तो मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब आपने खुद क्यों नहीं पैच लगवाया? तो वो एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कुराहट सिर्फ देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे कंसर्न होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने फलाने डॉक्टर के पास गए थे, वो तो खुद गंजा था। मे बी उन डॉक्टर साहब को खुद टाइम नहीं मिलता कि वो अपने आप को जो है वो या शायद वो डॉक्टर साहब इस बात को फॉलो कर रहे हो कि जो गंजे होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। ये भी बात है ना हमारे यहाँ सोसाइटी में, होते हैं वो खुद दूसरों को ट्रांसप्लांट करने में मसरूफ होते हैं कि अपने ऊपर टाइम नहीं रह पाता। करेक्ट। बट नहीं, मेरे ख्याल से जो ज़्यादा चीज़ अपील करती है दैट इज़ के जब आप खुद एक एस्थेटिकली प्लेजेंट हैं तो क्लाइंट्स आल्सो फील हैप्पी गेटिंग ट्रीटमेंट डन बाय यू। उनको एक मोटिव मिलता है कि अच्छा आप जैसी स्किन चाहिए या आप जैसा होना है। बट अगेन आई टेल टू पेशेंट कि हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है। मेरी एनाटमी डिफरेंट है, आपकी एनाटमी डिफरेंट है, सो हर बंदे के लिए ट्रीटमेंट प्लान भी डिफरेंट होगा। इट्स नॉट कि अगर मैं आप में ये सीरम यूज़ कर रही हूँ तो उसमें भी ये सीरम होगा, अकॉर्डिंग टू स्किन टोन, स्किन टाइप। ठीक। अच्छा, एजिंग स्लो करने के लिए अगर हम कोई प्रोसीजर नहीं करवाना चाहते, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मुझे प्रोसीजर से बड़ा ज़रा खौफ भी आता है और मैं कहती हूँ कि नहीं मैक्सिमम जितना इसको रोक सकते हैं उतना कर लेते हैं, फिर एक टाइम आएगा कि शायद तब तो फिर जाना ही पड़ेगा। लेकिन अनटिल दैट टाइम हम इसका ख्याल या इस प्रोसेस को किसी तरह स्लो डाउन कर सकते हैं? ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स तो नहीं पूछूंगी, लेकिन हम इसकी कैसे केयर कर सकते हैं? एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। और एजिंग में होता क्या है कि जो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन है विद एज वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो उसके लिए नंबर 1 इज़ योर स्लीपिंग हैबिट, ओके, योर डाइट रूटीन, योर लाइफस्टाइल एंड योर स्किन केयर रूटीन। आप अगर मेकअप वेयर कर रहे हैं, क्या आप मेकअप को प्रॉपरली क्लेंज आउट कर रहे हैं, एंड आपका सन एक्सपोजर है तो आर यू यूजिंग योर सन ब्लॉक? ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जो कि नॉर्मली पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, जैसे कि हमारी स्किन ऑयली है, हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते। नो मैटर इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली, मॉइस्चराइज़र तो आपने करना है, और मॉइस्चराइज़र के बाद सन ब्लॉक तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि सन की जो यूवी रेडिएशंस हैं दे आर डैमेजिंग योर स्किन। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई, पहली बार इस बारे में बात हुई किसी डॉक्टर ने, जब उनसे इसी सेगमेंट पे बात हुई, सो शी टोल्ड मी कि जो यूजुअली ख़वातीन हाउसवाइफ्स होती हैं या इंडोर काम कर रही होती हैं जिनका बाहर का एक्सपोजर इतना नहीं होता, उन्होंने उनको भी सजेस्ट किया कि आपको भी सन ब्लॉक, सन क्रीम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम अगर अपने घर में, अब फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग इन दिस स्टूडियो, एक Even these lights ये have लाइट्स UV कितनी radiations. हार्मफुल है, हमारे घर की जो लाइट्स हैं वो कितनी हार्मफुल होती हैं, और प्लस सन का अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो गया तो वो डैमेज आप तक पहुंच गया। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है जिस पर एक बड़े ज़िंदगी के अरसे तक मेरे ख्याल से ख़वातीन इस्तेमाल नहीं करती रही, इस पर बात भी नहीं हुई। आई एम ग्लैड कि अब इस बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एजिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। अब एजिंग के लिए ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट द सेफेस्ट ट्रीटमेंट इज़ PRP। अच्छा, इफ़ यू स्टार्ट PRP, जो PRP के बाद जो ब्रूसेस आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं? ब्रूसेस तो आई मीन व्हाई ब्रूसेस क्यों आएंगे? नहीं आते, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा आफ्टर PRP सेशंस, तो वो तो 2-3 दिन तक तो घर में लॉक रहे, बिल्कुल हार्डली टेक्स लाइक अ फ्यू आवर्स, और हम पेशेंट्स को बता देते हैं नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, इसके नॉर्मल हो जाते हैं। अगर ब्रूसेस आ रहे हैं दैट मींस कि वो कुछ गलत हुआ है। अनएक्सपीरियंस्ड हैंड और कैन बी पंक्चर ड्यू टू माइक्रो नीडलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली टू अर्ज इज ह्यूमन, पंक्चर भी गलत हो सकता है जिसकी वजह से ब्रूस पड़ गया है, बट नॉर्मली ब्रूजेस आते नहीं है PRP से। और PRP इज़ द सेफेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि आप ही के ब्लड में से प्लेटलेट्स ड्राइव किए जाते हैं। इट्स अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आप ही के ब्लड में से प्लाज्मा ड्राइव किया जाता है, और उसी प्लाज्मा को आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है फॉर द कोलेजन प्रोडक्शन। तो दैट इज़ द सेफेस्ट ट्रीटमेंट। इन लॉन्गर टर्म्स, जैसे कि आप कह रही हैं कि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती, जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी,
जब वक्त आएगा फिर तब बोटॉक्स का टाइम आ जाएगा, फिर उस टाइम पे आपको बोटॉक्स ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़ जो कि मैं पूछना चाह रही हूँ, बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी बात करती हैं, जो मोटिवेशनल जो हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, वो भी अपना जो वीलॉग करते हैं, तो हाइड्रा फेशियल बहुत आजकल ट्रेंड में है, बहुत पसंद किया जा रहा है, उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हमें सोशल मीडिया पर तो जो उसको ट्यूटोरियल हम अक्सर देखते हैं या जो बात कर रहे हैं वो तो हमें नज़र आते ही हैं, बट मुझे समझ में नहीं आती कि हाइड्रा फेशियल की जो रेंज है उसमें इतना फ़र्क हमें क्यों दिखाई देता है। वो हमें 2000 की रेंज से भी स्टार्ट हो रहा है, वो 20 तक भी जा रहा है, उसके बीच में भी है। सो ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है, इसकी प्राइस जो है वो हमें इतना इसमें डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है? सबसे पहले तो जो हाइड्रा फेशियल है ना, उसका जो नॉर्मल कंसर्न ऑडियंस को है वो होता है जो हाइड्रा फेशियल करवाना है रंग गोरा हो जाए या हम चिट्टे हो जाएं, हमारे निशान चले जाएं, ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल ख़त्म हो जाएं। हाइड्रा फेशियल इज़ फॉर प्योरिफिकेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ योर स्किन। हाइड्रा फेशियल में सीरम्स जो है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप लगाए जाते हैं। आई डोंट नो 2000 में कौन से लोग वो प्रॉपर जो सीरम्स हैं फॉर हाइड्रा फेशियल, वो कौन लोग हैं जो 2000 में वो सीरम्स अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल सीरम्स हैं वो 2000 की रेंज में आ ही नहीं सकते। इफ यू आर गेटिंग हाइड्रा फेशियल इन 2000 देन यू आर बीइंग मेड अ फूल। को तसल्ली देने वाली बात हुई ना, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं अगर आप 2000 में हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली सैलून्स मेरे ख्याल से हमने खुद अपने आप को मेरे ख्याल से बनाया हुआ है। पैसे बचाने के लिए वी आर रिस्किंग और लाइफ, वी आर रिस्किंग और स्किन, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और आप 2000 के लिए अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं, डैमेज हो रहा है, ब्लीचिंग करवा के हाइड्रा फेशियल किया जा रहा है, व्हिच इज not a और bleaching is part of hydra facial नहीं है, उसमें नहीं bleaching is not recommended क्योंकि hydrogen peroxide damage your skin. Instead of bleaching, hair removal lasers available हैं, go for that. Carbon dioxide fractional lasers हैं अगर आपके पास कोई freckles या melasma का केस है। अच्छा, लेज़र से जो हेयर रिमूवल हम लेज़र यूज़ करते हैं या ख़वातीन जो जाती हैं, उससे जो बेबी स्किन हमारी एक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ होती है या इट डिपेंड्स कि आप किससे करवा रहे हैं, क्योंकि स्किन टू स्किन आपने इंटेंसिटी मेंटेन करनी होती है। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट आते हैं स्किन जली होती है, जी ये लेज़र करवाया था फलाने डॉक्टर से और स्किन जल गई। अब अगर डॉक्टर से आपने करवाया होता तो आई एम श्योर कभी भी स्किन ना जलती, क्योंकि डॉक्टर नो हाउ टू सेट इंटेंसिटी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली। बट येट देयर आर फ्यू पीपल जो कि आर नॉट डॉक्टर्स, अनफॉर्चुनेटली दे आर फिजियोथेरेपिस्ट, दे आर न्यूट्रिशनल, ठीक है, वो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, जबकि अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी फिजियोथेरेपिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट कैन नॉट गिव इंडिविजुअल सर्विसेज। ठीक, अच्छा बार बार हम चूँकि बात कर रहे हैं कि ये जाना बहुत ज़रूरी है कि आप किस हाथ में गए हो और कौन आपको ट्रीट कर रहा है, क्योंकि सैलून्स भी कर रहे हैं। सो जो हमारा एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर साहब, कैसे उसका इंतखाब करना है, किन बातों का ख्याल रखना है ताकि हम गलत हाथ में ना जाएं, तो मैं चाहूँगी इस पर ज़रूर बात हो। सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू शुड बी नोइंग कि उनके पास पीएमडीसी लाइसेंस है कि नहीं। ठीक है, जाके मांगे तो डॉक्टर साहब प्लीज़ अपना एक तो प्रॉपर जो डॉक्टर, आप ओला डॉग मरहम, ये उन्हीं डॉक्टर को रजिस्टर करते हैं जो कि प्रॉपरली पीएमडीसी वेरीफाइड हैं। अब तो सोशल मीडिया के थ्रू आप इन एप्लीकेशन से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वेरिफिकेशन हो जाती है। जिस डॉक्टर के पास लाइसेंस नहीं है वो इन एप्लीकेशंस पे वेरीफाइड है ही नहीं। सेकेंडली, अगर आप किसी भी एस्थेटिक फिजिशियन के पास जा रहे हैं एंड यू आर स्पेंडिंग 15 to 20,000, दैट्स योर राइट टू आस्क दैट आर यू एन एस्थेटिक फिजिशियन, आर यू सर्टिफाइड। आपका हक बनता है कि आप पूछें। अगर पेशेंट मुझसे आके पूछेगा, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको सेटिस्फाई करके बोलूँ कि येस यू आर इन सेफ हैंड्स बिकॉज यू आर स्पेंडिंग, सो यू शुडंट बी रिस्किंग योर लाइफ। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ ना कि हमेशा जो ख़वातीन हैं वो कोई शादी ब्याह आ गया, कोई फंक्शन आ गया, तो वो महंगे से महंगा जोड़ा ख़रीद कर ले आएंगी, लेकिन जहाँ पर स्किन ट्रीटमेंट की बात होगी या बालों के ख्याल रखने की बात होगी तो वहाँ पर वो देखेंगे कि सबसे सस्ता सैलून कौन सा ऑफर कर रहा है, और उल्टा आप पैसे देकर अपने बालों को डैमेज और अपनी स्किन को मजीद खराब करवा के ले आओगे। सो इससे प्लीज बचो। आई एम नॉट अगेंस्ट सैलून डूइंग द ट्रीटमेंट, बट एटलीस्ट सैलून पीपल शुड गेट प्रॉपर ट्रेनिंग अगर उनको ये काम करना ही है। मतलब इवन इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल जहाँ से वो प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हैं और प्रॉपर जो सीरम्स यूज़ होते हैं स्किन टोन के अकॉर्डिंगली उनको अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करें, ताकि मज़ीद
अभी रिसेंट अगर आप हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे कि वाह बहुत स्किन ग्लो कर रही है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आया, बट लॉन्ग टर्म में जाके जो आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो क्या साइड इफ़ेक्ट देंगे वो आपको नहीं पता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और इतनी अच्छी टिप्स हमारे साथ शेयर की। अभी बहुत सारी बातें हमारी अनटच्ड रह गई जिन पर बात करना है, बस इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको ज़रूर कवर करेंगे। प्रोग्राम में नाच लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को और मेहमानों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू जारी है, स्टे विद अस।